हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश शाउल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। और मैं हूं आपके दुख सुख का साथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस 2023 के बारे में। कल ही आईपीयू की रैंक लिस्ट आई है, आप सभी को रैंक अलॉट हो चुकी है कि क्या क्या रैंक मिली हुई है बच्चों को। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब आगे स्टेप क्या होगा, अब एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं एडमिशन के लिए। तो रैंक आने के एक वीक बाद अब आईपीयू की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब ये ऑनलाइन काउंसलिंग को आप कह सकते हो कि आईपीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे, आपको दोबारा अप्लाई करना है उन फॉर्म के लिए। अब मैं एग्जांपल देता हूं, अभी आप लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया था, वो आपके एंट्रेंस के लिए था। ऐसे ही आपने जो आईपीयू सीईटी फॉर्म फिल किया था वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म था। अब आईपीयू से एफिलेटेड, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए एडमिशन फॉर्म है। आप कह सकते हो इसे कि ये एडमिशन फॉर्म है उन कॉलेजेस के लिए। तो सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका भी सीएमएल रैंक आया हुआ है, जिनका भी कॉमन रैंक आया हुआ है, कॉमन लिस्ट में नाम आया हुआ है, उन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को क्या करना है कि ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और इसके लिए आपको फी भी पे करनी होगी, जो होगी 1000। विद इन अ वीक ये फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही होंगे मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आ जाऊंगा, एक वीडियो लेके आ जाऊंगा कि वो भरना कैसे है। उसके बाद क्या, स्टेप 1 में ये नोटिस, इस तरह का कुछ नोटिस आएगा। ये लास्ट ईयर आया था, अब दोबारा क्या आएगा, इसमें क्या फॉलो करना है कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जीजीएस आईपीयू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड जिसके भी नाम सीएमएल कॉमन मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और उसकी फीस पे करनी होगी। उसके बाद एक और मैसेज है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट बोथ द प्रोसेस एनरोलमेंट फॉर काउंसलिंग, आपको फॉर्म भी फिल करना है और काउंसलिंग की जो चार्जेस हैं, जो 1000 रुपीज चार्जेस है, वो भी पे करने हैं। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ फॉर्म फिल कर लिया, एनरोलमेंट कर लिया और फीस पे नहीं करी, तो वो बच्चा जो चॉइस फिलिंग है उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसकी फीस भी आप पे कर देना। उसके बाद आता है स्टेप 2। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, फॉर्म अगेन की जितनी भी डिटेल्स आपने डाली हुई थी आईपीयू में, जितनी भी आईपीयू सीईटी में आपने स्टार्टिंग में डाला था, आईपीयू सीईटी में जितनी भी डिटेल्स डाली थी वो सारी आपको दोबारा मेंशन करनी होगी। और यहाँ पे आपको अपने क्लास 12th के मार्क्स भी अपलोड करने होंगे। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, लेट्स से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो आपको अपने अपडेटेड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने होंगे। ठीक है, सेम जैसे सीएसएस पोर्टल में कर रहे हो आप। तो उसके बाद आपका स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जब आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हुए वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है। अगर वो उसमें कुछ ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है डॉक्यूमेंट, या स्कैन नहीं हुआ, या उनमें कॉपी जो वो है वो रिलेवेंट नहीं लग रही, तो वो आप लोगों को मेल करेंगे। तो जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम पे अपने मेल रेगुलरली चेक करते रहना, जो भी रजिस्टर्ड मेल है आपका। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड में आता है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा, आपका आएगा चॉइस फिलिंग का। प्रेफरेंस लिस्ट, जैसे आप सीएसएस में प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, वैसे ही आईपीयू के लिए आप चॉइस फिलिंग करते हो। जितने भी जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे वो बीजेएमसी हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो, सभी कोर्सेज के लिए आपको प्रेफरेंसेस देनी है अलग अलग। आईपीयू क्या करता है कि अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीबीए के लिए भी फॉर्म फिल करा होगा और बीसी के लिए भी फॉर्म फिल किया होगा। तो इन बच्चों को क्या करना होगा कि बीबीए के लिए अलग और बीसीए के लिए अलग से काउंसलिंग फॉर्म फिल करने हैं। मतलब आपको 2 फॉर्म फिल करने हैं, तो आपकी जो फीस जाएगी वो जाएगी 2000 रुपीज। अगर आपने 4 कोर्सेज फिल किए हुए, बीबीए भी किया है, बीसीए भी किया है, बीकॉम ऑनर्स भी किया, बीजेएमसी भी किया है, तो आपको फिर 4000 रुपीज पे करने होंगे और 4 फॉर्म भरने होंगे अलग अलग। और चारों की प्रेफरेंस लिस्ट, जो चॉइस फिलिंग में आप दोगे, प्रेफरेंसेस भी दोगे, वो भी सब जाएगी अलग अलग। तो यहाँ पे अब कैंडिडेट हुज नेम आर अपीयर्ड इन द कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक 2023, उसके बाद सीईटी का जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगी, वहां पे आपको ये वही बच्चा कर सकता है जिसने 1000 रुपीज फीस पे की होगी, तो उसकी भी डेट आ जाएगी। अब काउंसलिंग की जो डेट होगी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट होगी, ये आपके विद इन अ वीक आ जाएगी। मैंने कहा कि आज अगर लेट से डेट है 18, तो ये हार्डली 25 तक आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएंगे। और इसमें एक ही वीक का टाइम देते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, एक ही वीक का टाइम देंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके नेक्स्ट वीक में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग जब आप कर लोगे, उसके बाद स्टेप 4 पे आपके पास आएगा सीट अलॉटमेंट। जब आपने चॉइस फिलिंग कर ली, तो उसके बाद 4th स्टेप पे आएगा सीट अलॉटमेंट।
जितने भी कॉलेजेस है वो अपनी कट ऑफ रिलीज करेंगे और वहां पे आपको सीट अलॉट होगी, ठीक है। उसके बाद जब सीट अलॉट हो जाती है तो बच्चों को लगता है यार बस अब तो कॉलेज मिल गया, अब तो भैया आराम से सोएंगे हम। बेटा ऐसा नहीं है। अब सीट अलॉटमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 प्रेफरेंसेस फिल की थी, 1 2 3 4 5 6, लेट से आपने 6 प्रेफरेंसेस फिल की। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट में जब सीट अलॉटमेंट आया उसमें आपको 6 कॉलेज मिला, 6 रैंक वाला। अब आपको चाहिए फर्स्ट, जो आपने रखा था फर्स्ट रैंक पे, तो उसके लिए क्या करना है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट के बाद एक और ऑप्शन आएगा, स्टेप 5 आएगा, फ्रीज एंड फ्लोट। अब आप में से काफी सारे बच्चे पूछेंगे सर ये फ्रीज एंड फ्लोट क्या है, तो इसका भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब लेट से आपने चॉइस फिलिंग में ये प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की, जिस भी कोर्स के लिए की, ये मैंने, आप मान लो कि ये मैंने की हुई है बीबीए के लिए। आपको प्रेफरेंस लिस्ट मैं तैयार करके दे दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे भी चॉइस फिलिंग आएगी खुद से मत फिल करने लग जाना, जब तक मैं ना बताऊं। मैं आपको प्रेफरेंसेस दूंगा, जितने भी रैंक मिली हुई है, जिस भी बच्चे को रैंक मिली हुई है, एडमिशन सबका होगा, इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं मैं आपको, एडमिशन सबका होगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए रुक जाना, वेट कर लेना मेरा, ठीक है। तो लेट से ये प्रेफरेंस लिस्ट आपने तैयार की, आपने फर्स्ट रैंक पे रखा महाराजा सूरजमल को मॉर्निंग शिफ्ट, उसके बाद महाराजा सूरजमल फिर इवनिंग शिफ्ट, उसके बाद आपने रखा रैंक 3 पे रखा आपने विप्स को, फिर रैंक 4 पे रखा विप्स की इवनिंग शिफ्ट, फिर 5th पे रखा महाराजा अग्रसेन मॉर्निंग और 6th पे रखा जिम्स वसंत कुंज इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आया, जब फर्स्ट कट ऑफ आई, तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ, वो कॉलेज अलॉट हुआ जो आपने रखा था रैंक 5th पे महाराजा अग्रसेन। अब आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया रैंक 5th वाला, उसके बाद रैंक 5th वाला कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आप टारगेट किसे कर रहे हो, महाराजा सूरजमल को कोई भी मिल जाए, रैंक 2 पे मिल जाए या 1 मिल जाए, दोनों को। तो अब जब 4th, इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो कॉलेज से, तो आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रीज एंड फ्लोट का। फ्रीज का मतलब है अगर आप इस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, आप चाह रहे हो कि नहीं यार मुझे अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, मेरे घर के नियर है महाराजा अग्रसेन, मैंने गलती से भर दिया था, तो इस कॉलेज को आप फ्रीज कर लोगे, ठीक है। उस केस में आपको फर्स्ट ही राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, अब सेकेंड राउंड में जाने की कोई चिंता नहीं है, अब आप आराम से सो सकते हो, ठीक है, अगर आपको यही चाहिए तो। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा और आप चाहते हो कि नहीं यार मैं चाहता हूं कि अपग्रेड हो जाए मेरा कॉलेज, तो आप क्लिक करोगे फ्लोट पे, ठीक है। उसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो आप क्लिक करोगे फ्लोट पे, कि उस राउंड में फिर होगा क्या कि फ्लोट पे आपने क्लिक कर लिया तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद फिर सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करनी होगी, और सेकंड राउंड का जब सीट अलॉटमेंट आएगा तो उसमें हो सकता है कि आपका जो कॉलेज है वो अपग्रेड हो जाए, क्योंकि होता ही है, 3 राउंड्स आएंगे, तीनों राउंड तक आप वेट कर सकते हो। आप सेकंड में आपको लेट से कि 5th से 4th वाला फोर्थ रैंक पे जो कॉलेज था विप्स, वो मिल गया, तो आपका कॉलेज अपग्रेड होगा। अब उसमें काफी सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जब मैंने फ्लोट पे क्लिक किया तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो मुझे कॉलेज मिला हुआ था वो चला जाएगा, या वो मैं लूज कर जाऊंगा और नेक्स्ट राउंड में कोई नहीं मिला तो ऐसा ना हो कि वो भी चला जाए। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप फ्लोट पे क्लिक करते हो और उसके नेक्स्ट राउंड में अगर आपको लेट से कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो आपका जो ये कॉलेज है ना, जो 5th रैंक पे मिला था आपको फर्स्ट राउंड में, वो कॉलेज रिटेन रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, वो कॉलेज रिटेन रहेगा। हाँ, पर उसके लिए चाहे आप फ्रीज करो या फ्लोट करो, आपको इनिशियली पेमेंट करनी होती है, जो होती है 40,000 रुपीज की। आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाए, लेट से आपने 10 नंबर लिखे या आपने 40 कॉलेजेस फिल किए और आपको 40th रैंक वाला कॉलेज मिल गया जो 40वें नंबर पे था, उस केस में भी आप फ्रीज एंड फ्लोट के कॉन्सेप्ट पे जाओगे। फ्रीज तो नहीं करोगे, फ्लोट करोगे, और जब फ्लोट करोगे तो भी आपको उस कॉलेज को 40,000 रुपीज पे करने होंगे इनिशियली, ठीक है। ये जरूर कर देना, अगर ये नहीं किए तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और ये फीस आपको सिर्फ 1 टाइम पे करनी है। उसके बाद अगर लेट से नेक्स्ट राउंड में कॉलेज अपग्रेड होता है तो ये जो फी है फिर बाद में आपको पे नहीं करनी होगी, ये ट्रांसफर हो जाती है उस कॉलेज को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको जरूर याद कर लेना कि जब कॉलेज अलॉट होगा तो आपको इनिशियली फी जरूर पे करनी है, जो कि रहेगी 40,000 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं मुझे कि जब सर मैंने कॉलेज रख दिया, जब मैंने कॉलेज ले लिया 5th वाला, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं नेक्स्ट राउंड में करूँ और मेरा जो कॉलेज है वो डिग्रेड हो जाए।
कि वो कॉलेज जो है ऐसा मैंने ऑप्ट किया था 5th वाला और मिल जाए 6th, उसके बाद डी ग्रेड हो जाए। तो बेटा जो राउंड होता है ना उसमें कॉलेज हमेशा अपग्रेड होता है, डी ग्रेड कभी भी नहीं होता। अगर आपको 5th वाला मिल गया तो उसके बाद 4th रैंक वाला ही मिलेगा, 6th वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और, जब आप प्रेफरेंसेस बनाते हो, वैसे तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक मैं लेके ना हूं वीडियो तब तक बनाना मत, लेकिन अगर आप बना भी लेते हो तो उसे एक चीज का ध्यान रखना कि वहां पे जो कॉलेज होंगे ना वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होंगे। वो ऐसे दिए होंगे कि ABCD के नाम से दिए होंगे, जैसे सबसे पहले A वाले आगे, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले। आपको ऐसे नहीं करना, आपको जो रैंक बनानी है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं बनानी, आपको रैंकिंग ऑर्डर में बनानी है कि कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। क्योंकि अगर आपने लेट से किसी बच्चे का रैंक है ऑल इंडिया एयर 1 मान लेता हूं मैं, किसी बच्चे का एयर 1 है, AIR 1, और उसने सबसे पहले रख दिया एक कॉलेज है इसमें आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रैंक A पे उस बच्चे ने वो रख लिया और वो डिजर्व करता है सूरजमल या विप्स। लेकिन अब उसने क्या किया कि अपनी प्रेफरेंस इसमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिल करके उसने रख दिया A कैटेगरी, जिसका नाम स्टार्ट हो रहा था A से। तो फर्स्ट जब कट ऑफ आएगी तो उस बच्चे को वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि कॉलेज पहले ही कह देता है कि भाई, कॉलेज पहले ही आपको बता देगा कि फ्लोट के केस में आपका अपग्रेड होता है, डी ग्रेड नहीं होता। तो बाद में अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस हो नहीं सकते हैं। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो रैंक 1 पे आपने रखा था वो आपको मिल गया, तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी कॉलेज की प्रेफरेंसेस बनाओ तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाना, चाहे वो DU हो, चाहे वो IPU हो, या कोई भी कॉलेजेस हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उन सबकी प्रेफरेंस लिस्ट आप ऐसे फिल करनी है कि रैंकिंग ऑर्डर में आपको कॉलेजेस को रखना है, अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं रखना, ठीक है। और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि फिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेज। अगर आपको लग रहा है कि यार BBA के लिए 44 कॉलेजेस है और मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट मिला के 88 बन रहे हैं, तो सारे फिल कर दो, छोड़ना कोई भी नहीं है, फिल सारे करने हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं लेना है तो विड्रॉल ले लेना, IPO का पूरा पैसा रिटर्न कर देता है। जब स्टार्टिंग में बच्चों ने स्टार्टिंग में IPO ने लिया था ना, आपकी अकाउंट डिटेल्स ली हुई है, स्टार्टिंग में बच्चे पूछ रहे थे सर कि ये किस लिए, ये किस लिए, अकाउंट नंबर क्यों मांग रहा है, कैंसिल चेक क्यों मांग रहा है। वो बेटा इसीलिए कि अगर इनकेस अगर आप विड्रॉल लेते हो, आपको कॉलेज नहीं पसंद आ रहा, आप नहीं लेना चाहते उसमें एडमिशन, तो आप अपनी फीस विड्रॉल कर सकते हो। जो 40,000 रुपीज़ आपने पे किए थे इनिशियली, जो काउंसलिंग में आपने 40,000 रुपीज़ पे किए थे, वो वापस मिलेंगे। हाँ, अब आप सोचो कि यार जो मैंने फॉर्म की फीस पे की थी वो भी मिल जाए और काउंसलिंग फॉर्म की फीस वो भी मिल जाए, तो वो नॉन रिफंडेबल रहती है। रिफंडेबल अमाउंट कौन सा रहेगा? जो 40,000 रुपीज़ आप पे करोगे अपने सीट अलॉटमेंट के लिए, ठीक है, वो आपको रिफंड मिल जाता है। तो फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है। और उसके बाद तो खैर ये थे आज के 5 स्टेप, यही 5 स्टेप होने वाले हैं, यही 5 स्टेप होंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो आगे वाला जो वीक है, जो आने वाला वीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको, आप लोगों के लिए 10-15 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेक श्योर कि आपने द इंग्लिश आउल को सब्सक्राइब किया हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि कोई वीडियो, कोई नोटिफिकेशन ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।